विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से होगा आरंभ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रदेश के वित्त मंत्री के तौर पर पहली बार पेश करेंगे बजट। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रधान सलाहकार ने सोनीपत में हो रहे मेट्रो के विस्तार को लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक की। करीब 3 किलोमीटर मेट्रो का होगा विस्तार। कुंडली नाथपुर में बनेंगे मेट्रो स्टेशन। हिसार में उत्तरी क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में 15 फरवरी से 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी का होगा आयोजन। और केंद्रीय वित्त मंत्री ने आज लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 किया पेश। कहा, यह विधेयक टैक्स प्रणाली को और पारदर्शी बनाने में होगा मददगार। नमस्कार, मैं गीतू गुलाटी। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से शुरू होगा। सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण से होगी। 8 व 9 मार्च को छुट्टी व 10 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों की अनुपालना में 7 मार्च को सुबह 11 बजे हरियाणा विधानसभा भवन में विधानसभा का अधिवेशन आहूत किया गया। विधानसभा सचिवालय द्वारा इस आशय की एक आवश्यक अधिसूचना जारी की गई। प्रदेश में भाजपा सरकार का तीसरी बार गठन होने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कार्यकाल का ये पहला बजट होगा। गौरतलब है कि सरकार ने अलग अलग विभागों के प्रबुद्धजनों से बजट से पुरसुझाव लिए हैं, जिन्हें सीएम ने बजट में शामिल करने का आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मार्च में पेश होने वाले बजट प्रदेश का सभी वर्गों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण के मार्गदर्शन में विधानसभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए 14-15 फरवरी को 2 दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि होंगे। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विशिष्ट अतिथि व अनेक राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण सभी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और सभी प्रबंधों को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। विधायकों का प्रशिक्षण विधानसभा के सदन में होगा। इसके लिए सदन समेत पूरे परिसर में विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इस दौरान लोकसभा की ओर से संसदीय लोकतंत्र शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की टीम विधायकों को सदन की कार्यवाही से जोड़े विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण देगी। उल्लेखनीय है कि 15वीं विधानसभा के गठन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पहली बार हरियाणा विधानसभा आ रहे हैं। उनके स्वागत हेतु सभी पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए जा रहे हैं। सोनीपत में हो रहे मेट्रो के विस्तार को लेकर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के प्रधान सलाहकार DS डेसी ने आज लघु सचिवालय में हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन व जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रधान सलाहकार DS डेसी ने बताया कि रिठाला नरेला से सोनीपत में मेट्रो का करीब 3 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए कुंडली तथा नाथुपुर में मेट्रो स्टेशन बनाए जाएंगे, ताकि सोनीपत से दिल्ली जाने वाले ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस सुविधा का लाभ मिल सके। उन्होंने रिठाला नाथुपुर मेट्रो के लिए बाधाएं दूर करने को लेकर मंथन करते हुए DMRC के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए जो DPR बनाई है, अगर उसमें कोई प्राइवेट या सरकारी जमीन अधिग्रहण करवानी है तो इसकी रिपोर्ट HMRTC को सौंपे। इसके अलावा अगर कहीं पर सड़क, बिजली के खंभों या पेड़ों को हटाना है तो इसकी भी रिपोर्ट HMRTC को सौंपे, ताकि इन बाधाओं को समय से दूर किया जा सके और मेट्रो का कार्य समय पर पूरा हो सके। उन्होंने नाथुपुर में प्रस्तावित मेट्रो स्टेशन से कनेक्टिविटी को लेकर HMRTC के अधिकारियों, नगर निगम आयुक्त, SDM की सदस्यता में कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं। हिसार स्थित उत्तरी क्षेत्रीय कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान में 15 फरवरी से 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश जैन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी कृषि दर्शन प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे और कार्यक्रम की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा करेंगे। मेले में लगभग 300 स्टॉल लगाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक की कंपनियां
अपनी कृषि मशीनरी लेकर मेले में पहुंचेंगी और किसानों को कृषि की नवीनतम जानकारी मुहैया करवाएंगी। इसके अलावा जैविक खेती, ड्रोन तकनीक, सूक्ष्म सिंचाई और पशुपालन से संबंधित सभी जानकारियां भी किसानों को दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि 3 दिवसीय इस मेले में लगभग 2 लाख किसानों के आने की उम्मीद है। हरियाणा के साथ साथ राजस्थान, पंजाब, उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश व दिल्ली के किसान कृषि दर्शन प्रदर्शनी में शामिल होंगे। हर वर्ष की भांति ये मेला का आयोजन किया जा रहा है, पर ये इस साल जो आयोजन है ये खास रहेगा। इसका कारण ये है कि इस बार इस मेले का उद्घाटन हमारे हरियाणा प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। साथ में इस कार्यक्रम का अध्यक्षता श्री रणबीर सिंह गंगवा जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं PWD के, उनके द्वारा किया जाना है। और केंद्रीय सरकार से किसान एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संयुक्त सचिव सुरकुमनी जी भी आ रही हैं। साथ में खेती बाड़ी यूनिवर्सिटी हरियाणा का चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय इस कार्यक्रम के शिरकत देंगे। और इसके अलावा हिसार के जिले के आसपास के सभी हलकों के विधायक महोदय यहाँ पे पधारेंगे। तो डॉक्टर मुकेश जैन ने अपील करते हुए कहा कि इस मेले में सभी किसानों को अवश्य आना चाहिए ताकि खेती की नई तकनीक के बारे में जानकारी मिल सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसानों की आय दुगनी करने का जो सपना है वो पूरा हो सके। तो सभी किसान भाइयों से यही मेरी अपील है कि आप जरूर से जरूर इस किसान मेला जो कि हिसार में सिरसा रोड पे लगभग बस स्टैंड से 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। सिरसा रोड पे ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर से जाना जाता है। आप जरूर इस मेले में पधारें ताकि आप उन्नत प्रकार के तकनीक को जानेंगे तो आप अपना सकते हैं, ताकि प्रधानमंत्री जी की जो सपना है आपकी आय दुगनी हो और आपका जो किसानी करने का तरीके के अंदर परिवर्तन आए और आपका उत्पादन और उत्पादकता के अंदर वृद्धि हो। नूह पुलिस ने विशेष अभियान तहत 14 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इन ठगों के खिलाफ 11 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं। इनके पास से 13 मोबाइल फोन, 19 फर्जी सिम कार्ड के अतिरिक्त 2 ATM कार्ड भी बरामद किए गए। जानकारी के अनुसार ये आरोपी सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन डालकर लोगों को झांसा देते थे और उनसे ठगी करते थे। नूह के DSP हरिंदर कुमार ने बताया कि इन ठगों को अलग अलग ठिकानों से दबोचा गया है। सभी आरोपी सोशल मीडिया के माध्यम से पहचान छुपाकर होटल बुकिंग, एक्सटॉर्शन, नकील सोने का सिक्का धारक बनकर व ऑनलाइन रैपिड टैक्सी का विज्ञापन डालकर लोगों से पैसे लेकर साइबर ठगी करते थे। फर्जी सिम व मोबाइल के प्रयोग से लोगों की अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी और एक्सटॉर्शन पर फर्जी खातों में पैसे डलवाकर लोगों से ठगी करते थे। सभी आरोपी हरियाणा के साथ साथ राजस्थान व उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। नूह पुलिस ने लोगों से साइबर अपराध से जनता को सतर्क रहने की अपील की है। 14 आदमियों को पकड़ा है और उनके खिलाफ अलग अलग मुकदमे दर्ज किए हैं हमारे थाने में। और 14 जो एक्यूज्ड हैं उनमें से एक तो यूपी का रहने वाला है, 6 राजस्थान के हैं और 7 हमारे हरियाणा के। और उनसे जो है 13 हमारे जो टीम ने मोबाइल पकड़े हैं और 19 सिम है जो कि फर्जी ID पे और 2 ATM उनको गिरफ्तार किया हमारी टीम ने। और उनके खिलाफ जो भी लीगल कार्रवाई होती है वो टेस्ट करके हम जो बरामदगी जो इनसे हुई है स्टेज पर 13 मोबाइल है और 19 फर्जी सिम है, 2 ATM कार्ड है। और ये जो है वेस्ट बंगाल से फ्रॉड करते हैं, महाराष्ट्र से, बिहार से, गुजरात से, तेलंगाना से। रहने वाले हमारे ज़्यादातर यहाँ यूपी के हैं और जो राजस्थान के हैं ये भी डी जिले के हैं जो हमारे मेवात का जो क्षेत्र उसके साथ ही NDPS का इसका हम अभियान चलाते हैं। तो अभियान चलाता कल ही इसको अरेस्ट किया हमने। प्रदेश सरकार के बिना पर्ची व खर्ची के दी जा रही सरकारी नौकरी के बयान को सच साबित करते हुए कैथल की साक्षी माटा ने हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा हाल ही में घोषित पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर कॉमर्स के परिणाम में पूरे हरियाणा में पहला स्थान हासिल किया। साक्षी की इस उपलब्धि पर उनके परिवार में खुशी का माहौल है। साक्षी ने कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। उनके परिवार के पास ना तो कोई राजनीतिक पहुंच थी और ना ही कोई नौकरी लगने हेतु देने के लिए धनराशि, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने योग्य उम्मीदवारों को बिना पर्ची व बिना खर्ची के सरकारी नौकरियां देकर मेहनत करने वाले युवाओं का हौसला बढ़ा दिया है।
पिछली बार भी वे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर लेक्चरर में थोड़े अंकों से उनका चयन नहीं हो सका था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मेहनत जारी रखी। उनकी इस उपलब्धि में उन्हें परिजनों का भरपूर सहयोग मिला। HPSC द्वारा PGT कॉमर्स का रिजल्ट घोषित किया गया। मार्क्स लिस्ट आई है जिसमें मैंने रैंक 1 हासिल किया। मैं HPSC और हरियाणा सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बिना खर्ची बिना पर्ची के मुझे ये अचीवमेंट मिली है। और ये सच बात है कि मेहनत करनी चाहिए। ये सारा मेरी मेहनत और मेरे पेरेंट्स और मेरी दोनों फैमिलीज के सपोर्ट की वजह से हो पाया है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। लास्ट टाइम भी पेपर दिया था, रह गई थी, फिर दोबारा मेहनत की, आज रैंक 1 है। वहीं साक्षी की माता ने कहा कि उन्हें साक्षी पर बहुत गर्व है। इसने दिन रात मेहनत की, लेकिन उसके साथ साथ प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही बिना खर्ची बिना पर्ची के प्रयास का परिणाम है कि इसने सूची में पहला स्थान हासिल किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, शिक्षा मंत्री और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का धन्यवाद करते हुए कहा कि अब युवाओं में मेहनत से पढ़ाई करने का जज्बा पैदा हो रहा है। मेरे चारों बच्चे बहुत मेहनती हैं और साक्षी सबसे बड़ी बेटी है। इसने बहुत मेहनत करी है और ये पढ़ती थी। इसको मैंने कहा तूने पढ़ना है। इसकी बिटिया थी, मैं कहा मैं उसको रखूंगी, सब कुछ छोड़ देना है तूने, सिर्फ पढ़ना है। बस मेरा सपना ही यही था कि भी चारों बच्चे पढ़े। सरकार अब पहले सिस्टम और था, अब सिस्टम है कि बिना पर्ची बिना खर्ची मतलब जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको आगे बढ़ने का मौका देती है। और बच्चों को भी रहता है कि हम अपनी मेहनत करें। पहले बच्चे कई बार सोचते थे कि भी चल हमारे पेरेंट्स कर देंगे, सपोर्ट करेंगे, भी पैसा जो भी है, लेकिन आजकल बच्चों को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ, मेहनत करो। मोटिवेशन की एक मिसाल है। इसको देख के मतलब इतने नंबर ऑफ कॉल मैसेज, हमें गाइड कीजिए, हमें बताइए। लास्ट टाइम कुछ मतलब बहुत छोटे मार्जिन से इसका नहीं हुआ था, लेकिन उस टाइम पे इसने डाउन नहीं फील किया। इसने बोला मतलब अगर मेरा इस बार नहीं हुआ तो मैं फर्स्ट रैंक पे आऊंगी नेक्स्ट टाइम, और अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन से इस पोजीशन को अचीव किया और रिजल्ट सबके सामने है। इसका कल रैंक 1 आया है, तो सब बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। सभी फैमिली मेंबर, सभी फ्रेंड्स और मतलब एवरीवन सब बहुत खुश हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी है, बिना पर्ची बिना खर्ची वाली बात बिल्कुल सही है। फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में जहां देश विदेश के कलाकार अपनी कला दिखा रहे हैं, वहीं विभिन्न राज्यों और देश के लोक कलाकार अपनी संस्कृति भी पेश कर रहे हैं। इस बार गोवा पवेलियन भी मेला दर्शकों को आकर्षित कर रहा है। इसमें गोवा का हैंडीक्राफ्ट और गोवा की संस्कृति को विस्तार से दर्शाया गया है, जिसे दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं। पवेलियन के टूरिज्म अधिकारी ने बताया कि उनके साथ करीब 15 हस्तशिल्प अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं और लगभग इतनी ही कलाकार मंच पर गोवा की संस्कृति पेश कर रहे हैं। आगामी दिनों में गोवा में कार्निवल का आयोजन होने जा रहा है, जिसके लिए वे सभी को आमंत्रित करते हैं। गोवा की संस्कृति है वो हमने आर्ट, जो हमारा थिएटर्स है वो आर्टिस्ट है वो परफॉर्म करते हैं, और हम 13-15 लोग हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले भी लोग पार्टिसिपेट हुए हैं। वो सब अपना प्रदर्शन करते हुए इसमें उन लोगों ने सब अच्छा किया है, जबरदस्त गोवा का ब्रांडिंग किया हुआ है। और ये हमारा गोवा का स्टॉल है और आप इसमें से सब गोवा हम लोग वेलकम करते हैं। गोवा में आपको वही हम लोग फोकस करते हैं इधर गोवा के। अभी कार्निवल भी होने वाला है 28 तारीख से फरवरी से, और 14-15 मार्च होली के बाद वो शिगमों का भी फेस्टिवल चालू होने वाला है। वहीं वेस्ट मटेरियल से उत्पाद बनाने वाली गोवा की हस्तशिल्प वर्जना सैयद ने बताया कि वे पहली बार सूरजकुंड मेले में आई है और उन्हें बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। वे मेले में अपना क्राफ्ट ड्राई फ्लावर लेकर आई हैं, जिससे ताड़ के पत्तों से पत्तियां बनाकर फूल का निर्माण किया जाता है और यहाँ मेले में दर्शकों का उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ गोवा पवेलियन में नारियल के वेस्ट से तैयार सामान भी खूब पसंद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस तरह का सामान बनाने से पर्यावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता, जबकि प्लास्टिक के सामान से पर्यावरण को नुकसान होता है। पहली बार आई हूँ और अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है मुझे यहाँ पे।
मैंने ड्राई फ्लावर्स लेके आई हूँ। बेसिकली हम लोग ये फ्लावर्स हाथ से बनाते हैं। जो वेस्ट होता है प्लांटेशन, जैसे भुट्टा हो गया, भुट्टा खा के हम फेंकते हैं, उनके लीव्स से हम लोग ये फ्लावर्स बनाते हैं। दूसरा जो है पाम ऑयल, जो हम तेल खाते हैं, उनके पत्तियों से ये फ्लावर बनाते हैं। ठीक है, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये हैंडमेड है। मेरे पास कम से कम 15 लोग गोवा में काम करते हैं। उन एसएचजी ग्रुप में काम करके हम लोग इस प्रोडक्शन को मैं सेलिंग के लिए बाहर लेके आती हूँ। जो कोकोनट का जो हम लोग यूज करके फेंकता है, मैं इसका क्राफ्ट बनाता हूँ। जैसे कि एक कप्स बनाया, एक ग्लास बनाया, ये मोमबत्ती का एक वो अगर स्टैंड बनाया, ये पेपर वेट है, ये फ्लावर वाज है, ये दारू का बटल बनाया, और ये पेंडेंट वगैरह सब नारियल का ही है। ये सब 100 से लेके 250 तक है। उधर मेले में आने वाले पर्यटकों को गोवा की संस्कृति और लोक कला खूब पसंद आ रही है। उन्हें गोवा के उत्पाद काफ़ी पसंद आ रहे हैं और वे जमकर खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और हमें बहुत सी यहाँ पर संस्कृति के वगैरह के बारे में हमें बहुत सा जानने को भी मिला और अच्छा लगा। मतलब इनका डांस भी बहुत अच्छा था, डांस भी बहुत अच्छे थे। बहुत ऐसा शायद ही कोई करे, बट गोवा के कल्चर के हिसाब से बहुत अच्छा था ये डांस। ज़्यादातर लोग तो गोवा विजिट करने के लिए जाते हैं, बीच के लिए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत एक अच्छी जगह है। बट लोगों ने ऐसी संस्कृति नहीं देखी है। यहाँ पर आके हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। हमने जाना गोवा के बारे में कि गोवा कितनी अच्छी जगह है और उसकी संस्कृति कैसी है, क्या है। यहाँ के स्टॉल्स भी बहुत अच्छे हैं, यूनिक तरीके से बनाए हुए हैं। हर किसी का अपना एक वो है, डिज़ाइन अलग है और अच्छी क्रिएटिविटी है, अच्छे से दिखा रखा है सबने अपने आप को। स्वास्थ्य विभाग रोहतक की टीम ने भ्रूण लिंग जांच की शिकायत के बाद मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर छापेमारी की। पुलिस टीम और मेरठ स्वास्थ्य विभाग की मदद से की गई इस छापेमारी के बाद सेंटर की संचालक महिला डॉक्टर और 3 दलालों को गिरफ्तार कर लिया गया। रोहतक के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश चंद्र ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की पीएनडीटी टीम को सूचना मिल रही थी कि मेरठ में ग्लोबल डायग्नोस्टिक सेंटर में भ्रूण लिंग प्रशिक्षण किया जा रहा है। इस बारे में रोहतक के उपायुक्त को अवगत कराया गया और फिर नोडल अफसर डॉक्टर विश्वजीत राठी के नेतृत्व में टीम गठित की गई। स्वास्थ्य विभाग की टीम अपने साथ एक गर्भवती महिला को लेकर मेरठ पहुंची और फिर दलाल के जरिए डायग्नोस्टिक सेंटर की संचालक महिला चिकित्सक डॉक्टर छवि बंसल से संपर्क किया गया। पीएनडीटी के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर विश्वजीत राठी, उनकी अध्यक्षता में अपनी टीम बनाई और टीम ने एक डिकोय पेशेंट जो हमारा पहले से ही हमने इसकी सूचना मिल रही थी, तो जसिया से हमने एक डिकोय पेशेंट लिया और हम इस जो सेंटर जो कल पकड़ा है हमने, इस सेंटर पे हमारा डिकोय पेशेंट गया, वहाँ पे उसका अल्ट्रासाउंड किया गया। अल्ट्रासाउंड जो किया गया वो एक तो बगैर एफओम जो कंपलसरी होता है पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर, किसी भी गर्भवती महिला का अल्ट्रासाउंड करने से पहले उसका एफओम भरा जाना था। और साथ ही साथ हमारा जो डिकोय पेशेंट था उसकी सेक्स भी उन्होंने बताया, सेक्स के बारे में भी बताया। उसी टाइम हमारी टीम ने, क्योंकि ये एक रजिस्टर्ड सेंटर था और एक रेडियोलॉजिस्ट थे और उसके साथ 3 हमारे जो टाउट थे बीच में जो थे, तो उनको रंगे हाथों पकड़ा और बाकी कार्रवाई जो है हमारी जो पीसीपीएनडीटी की टीम जो कंसर्न जिले की थी उत्तर प्रदेश से वाई और बाकी सारी कार्रवाई इस मामले में की। हमारे एक ये रेडियोलॉजिस्ट है और 3 दलाल थे जो बीच में 3 दलाल गिरफ्तार किए गए। ये जो सेंटर था ये रजिस्टर्ड सेंटर था, जैसे हम बिल्कुल लाइसेंस सेंटर, रजिस्टर्ड सेंटर पीसीपीएनडीटी, डॉक्टर भी हमारा रेडियोलॉजिस्ट था वहाँ पे। संसद के बजट सत्र के पहले चरण के अंतर्गत आज सत्र का अंतिम दिन रहा और सत्र के दूसरे चरण के अंतर्गत 10 मार्च से 4 अप्रैल तक कार्रवाई होगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया। यह बिल मौजूदा आयकर कानून की जटिलताओं को दूर करेगा और करदाताओं के लिए आसान बनाया गया है। नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान की थी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि इससे टैक्स प्रणाली को पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी। नया आयकर बिल पहले आयकर कानून 1961 के स्थान पर पेश किया गया। पुराने और गैर जरूरी प्रावधान हटा दिए गए हैं। नए विधेयक को पुराने कानून में इस्तेमाल किए जाने वाले जटिल शब्दों से सरल बनाया गया। ये बिल आयकर प्रणाली को आसान बनाने के लिए डिजिटलीकरण, टैक्स पर भुगतान में सुधार से लेकर
कर चोरी को रोकने पर भी केंद्रित है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा नया आयकर बिल पेश किए जाने के समय विपक्ष ने हंगामा किया और कुछ सांसदों ने वॉकआउट भी किया। निर्मला सीतारमण ने आयकर विधेयक 2025 लोकसभा में पेश करने के बाद अध्यक्ष ओम बिरला से इस सदन की सिलेक्ट कमेटी को भेजने की सिफारिश की। Originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then, as the time went by, year after year, many more sections were added, and as it stands today, there are 819 sections. From that 819, we are bringing down to 536. So he should look at what it is today rather than what is in 1961. So on that objection, I don't think there is a, he is right. I don't think he's right. He should understand where the law is today and where it is being reduced. लोकसभा की कार्रवाई 10 मार्च तक स्थगित कर दी गई है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सदन में गतिरोध पैदा करना अच्छी परंपरा नहीं है। उन्होंने विपक्ष से सदन की मर्यादा बनाए रखने की भी अपील की। प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध करते हैं, ये अच्छी परंपरा नहीं है। आपने इतने साल शासन किए हैं, आप सदन में व्यवधान करना चाहते हैं, गतिरोध पैदा करना चाहते हैं। मैंने कहा 12 बजे जब होगा, जब विषय रखने देंगे, लेकिन आप चर्चा नहीं करना चाहते। ये सबसे संसद का महत्वपूर्ण समय होता है। मेरा आपसे आग्रह है कि आप संसद की मर्यादाएं, परंपराओं को बना के रखें, अच्छी परंपराएं शुरू करें। मैं हर विषय पर, हर मुद्दे पर आपको बोलने की इजाजत दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल के अंदर किसी मुद्दे की इजाजत नहीं दी जाती। ये परंपराएं और नियम है संसद के। संसद के वर्तमान बजट सत्र के पहले चरण का आज आखिरी कामकाजी दिन के दौरान वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट लोकसभा के पटल पर रखी गई। समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने विधेयक से संबंधित रिपोर्ट और साक्ष्यों का रिकॉर्ड सदन के पटल पर रखा। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि समिति की बैठक में विपक्षी सदस्यों की असहमति की टिप्पणियों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया है और अगर रिपोर्ट में असहमति की टिप्पणियां शामिल नहीं हैं तो इसे समिति को वापस भेजा जाना चाहिए। सदन में शोर शराबा हुआ। इस पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि मूल रिपोर्ट असहमति टिप्पणियों का कोई भी हिस्सा हटाया नहीं गया। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उधर राज्यसभा में भी किरेन रिजिजू ने वक्फ पर घटित जेपीसी की रिपोर्ट में विपक्ष के असहमति नोट शामिल किए जाने वाले आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि सब नियम कानून के तहत हुआ है। उन्होंने कहा कि जेपीसी की रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई भी काटछाट नहीं की गई। विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं जिसमें तथ्य नहीं है, आरोप झूठे हैं। जेपीसी ने नियमों के अनुसार पूरी कार्रवाई की है। 6 महीने में जेपीसी वक्फ बिल पर बनाया गया और बहुत अच्छी तरह से काम किया। हजारों लोगों को विटनेस के रूप में सुना। टेबल करते समय कुछ ऑपोजिशन एमपीज ने ऑब्जेक्शन रेज किया और ये कहा कि उनके डिसेंट नोट को हटाया गया है। मैंने जेपीसी चेयरमैन से बात किया और सेक्रेटरीट से जानकारी लेकर के फिर राज्यसभा में बताया कि रिपोर्ट पूरा पेश किया गया है। रिपोर्ट के साथ जो एनेक्शियर है वो भी सदन के पटल पर रखा गया है। उसमें एक चीज ध्यान रखना है कि जो एनेक्शियर है उसमें डिसेंट नोट में अगर कुछ कमिटी के ऊपर में सवाल उठाता है, जैसे कास्टिंग ऑफ एस्पर्शन ऑन द कमिटी, जो चेयरमैन को लगता है कि ये सही नहीं है तो चेयरमैन के पास पावर है उसको हटाने का। रिपोर्ट को नहीं हटाना है, वो पोर्शन को हटाने का
चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है, तो हर चीज रूल के मुताबिक हुआ है। आज विश्व रेडियो दिवस है। लोगों में रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और रेडियो के जरिए सूचना पाने को प्रोत्साहन देने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ये रेडियो की विशिष्ट उपयोगिता को याद करने का भी दिन है, जो दुनिया के हर हिस्से में लोगों तक पहुंचता है और उन्हें एकजुट करता है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय रेडियो और जलवायु परिवर्तन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि रेडियो कई लोगों के लिए एक शाश्वत जीवन रेखा रहा है, जो लोगों को सूचित, प्रेरित और जोड़ता है। उन्होंने कहा कि समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम है। पीएम ने रेडियो की दुनिया से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को इस महीने की 23 तारीख को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए अपने विचार साझा करने का भी अनुरोध किया। जब बात रेडियो और एफएम की होती है तो हम जिस पीढ़ी के लोग हैं, हम सबका रिश्ता एक भावुक श्रोता का भी है। और मेरे लिए तो ये भी खुशी है कि मेरा रिश्ता एक होस्ट का भी बन गया है। मन की बात का ये अनुभव, देशवासियों से इस तरह का भावनात्मक जुड़ाव केवल रेडियो से ही संभव था। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा कि विश्व रेडियो दिवस पर आज नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन करते हुए कि रेडियो लोगों को जोड़ता है और राष्ट्र को समुदाय के बीच संबंध बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक विश्वसनीय स्रोत है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है, जहां आम लोगों की आवाज सुनी जाती है। पिछले 11 वर्षों में सामुदायिक रेडियो में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सामुदायिक रेडियो स्टेशनों की संख्या वर्ष 2014 में 114 थी, जो 2024 में बढ़कर 530 हो गई है। विश्व रेडियो दिवस पर अपने संदेश में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि समाचार और सूचना का प्रसार करते हुए रेडियो राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव त्रिवेदी ने कहा कि आकाशवाणी जहां भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का वाहक रहता है, वहीं इसने भारत में वैज्ञानिक प्रगति की यात्रा से भी लोगों को जोड़ा है। भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा की क्षमता में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए शुरू की गई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का 1 साल पूरा हो चुका है। इस योजना का उद्देश्य छत पर सौर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना है। दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल PMSGMVY मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा की आपूर्ति करने के उत्साहपूर्ण लक्षित दृष्टिकोण के साथ भारत के ऊर्जा परिदृश्य को नया आकार दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 13 फरवरी को एक महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्घाटन किया। इस योजना की 1 साल की उपलब्धि है कि 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की। मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य में से फरवरी 2025 तक लगभग 9 लाख घरों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन नेशनल पोर्ट के द्वारा होता है। योजना द्वारा 45% लाभार्थियों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। सूर्य घर मुफ्त बिजली की शुरुआत के वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि इस योजना से जहां लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इससे आमदनी भी बढ़ेगी। ये योजना कारगर सिद्ध हो रही है। जिसका मुख्य उद्देश्य देश में रूफटॉप सोलर क्षमता की हिस्सेदारी बढ़ाना व 1 करोड़ घरों को अपनी बिजली पैदा करने के लिए सशक्त बनाना है। ये योजना भारत की पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। इस योजना की 1 साल की उपलब्धि इस प्रकार है। 13 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत हुई। मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में रूफटॉप सोलर लगाने का लक्ष्य। फरवरी 2025 तक लगभग 9 लाख घरों को इस योजना का लाभ मिल चुका है।
हर घर को 3 किलोवाट रूफटॉप सोलर की क्षमता हेतु 78,000 रुपए का अनुदान दिया गया है। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन नेशनल पोर्टल के द्वारा होता है। योजना द्वारा 45% लाभार्थियों का बिजली का बिल शून्य आ रहा है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस योजना से जहां लोगों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ इससे आमदनी भी बढ़ेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। अभी ये योजना 1 करोड़ परिवारों के लिए है। इसके तहत घर की छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाने के लिए सरकार मदद देगी। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी। इससे 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लाभ लेने वाले राज्यों में प्रमुख रूप से गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश हैं। हालांकि हर राज्य तेजी के साथ इस योजना से जुड़ रहा है। केंद्र सरकार के अनुदान के साथ कई राज्य अतिरिक्त अनुदान भी दे रहे हैं। इस योजना से पहले जहां केवल 8 लाख घरों में सोलर रूफटॉप थे, वहीं मात्र 1 साल में 9 लाख घरों में ये लगाए गए। ये न केवल ऊर्जा की रिक्वायरमेंट पूरी करनी, बट हमारे को क्लाइमेट चेंज के लिए उसमें रिन्यूएबल एनर्जी पूरी तरीके से यूज़ करके औसतन 3 किलोवाट का रूफटॉप सिस्टम जो एक घर पे लगाया जाता है, वो। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।